जो पेशेंट हमारे पास बहुत पैनिक होकर के आ रहे हैं, पेशेंट बिल्कुल क्लिनिकली इम्प्रूव हो जा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से किसी ने उसको एडवाइस दे दिया, भैया एक बार आप अपना RT-PCR करा लो। वो बंदा जाता है RT-PCR कराता है, पहला RT-PCR नेगेटिव आ गया, फिर किसी ने एडवाइस कर दिया, फिर दोबारा करता है, दोबारा RT-PCR पॉजिटिव आ गया। वो बहुत पैनिक होकर के मेरे पास आता है, सर एक बार तो नेगेटिव आ गया, दूसरा बार पॉजिटिव हो गया। मैं ऐसे मरीज़ के लिए बोलना चाहूँगा, आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें या RT-PCR के बारे में आप ना पढ़ें। आप क्लिनिकली बेटर हैं, आप बेटर हो गए हैं। पैनिक ना हो कि सर अभी भी पॉजिटिव है, क्या करना चाहिए। इसी को दूर करने के लिए CT साइकिल बना हुआ हमारे RT-PCR के लिए। उतना पेशेंट आते हैं हमारे पास, सर हमारे को बहुत खांसी रह रही है, अभी भी थकान बहुत ज़्यादा रह रहा है, उसको बोलते हैं पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम। जो थकान है वो थकान फटीग सिंड्रोम है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं, उनको एमायोट्रोपी भी हो रही है, कहने का मतलब मसल लॉस है, सार्कोपीनिया हो रहा है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो रहे हैं, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। जो बच्चे हैं जिनमें बहुत ही अभी मतलब अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम का सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली चीज़ है जो बच्चों में देखी जा रही है, बिल्कुल कोरोना वाले सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं बच्चे, और उनमें मल्टी सिस्टम ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो सनही, और रेडियो सनही के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह प्रोजेक्ट कीरा भारती हेल्पलाइन सेवा और रेडियो सनही के संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है। हम मिलकर संग जीतेंगे कोरोना से जंग। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह के साथ हमारी विशेष बातचीत। इस एपिसोड में हमने प्रयास किया है कि कोरोना पॉजिटिव जो लोग हो जा रहे हैं और दवा करने के बाद जो नेगेटिव होते हैं, उनके बाद यानी कोरोना से क्योर होने के बाद उनके साथ और कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं आ रही हैं, इसी पर हम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह से बात कर रहे हैं और आपके बीच प्रस्तुत है डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह के साथ विशेष बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो सनही, और आज हम अपने कार्यक्रम मिलकर संग जीतेंगे कोरोना से जंग, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सिवान के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह जी के पास आए हैं और कोरोना को लेकर के इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, रेडियो सनही में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ऐसे कोरोना को लेकर के तो बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बिल्कुल। और अब कोरोना क्या है, इलाज क्या है, मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ बचा है, लोगों तक पहुंच चुकी है। हम लोग आज जो चर्चा करने के लिए आपके पास आए हैं, आपका मार्गदर्शन चाहिए कि पोस्ट कोरोना के बाद, जब कोरोना से नेगेटिव होने के बाद, पॉजिटिव से जब लोग नेगेटिव होकर के अपने घर जा रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। जैसे पेट झड़ना कभी कभी शुरू हो जाता है, सर में दर्द, बहुत सारी बातें जो आपके सामने भी आई होंगी। तो सर, हम अपने श्रोताओं के लिए चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन हो कि हमें किन किन क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। नमस्कार, मैं रेडियो सनही के श्रोताओं को मेरे तरफ से सबको नमस्कार। आपकी पॉइंट जो पॉइंट आपने बोले हैं बिल्कुल बहुत ही जायज़ है, क्योंकि कोरोना की मेडिसिन्स की चर्चाएं तो हर रोज़ चल रही हैं। अभी तक कुछ भी, अगर मैं सच बोलूं तो एविडेंस किसी चीज़ का नहीं है। एक हमारी जब हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं या किसी चीज़ का रिकमेंडेशन देते हैं तो उसको बोलते हैं कि इसका क्लास 1 रिकमेंडेशन है, क्लास B रिकमेंडेशन है, मतलब कि ड्रग या जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उसकी इफेक्टिवनेस हमारे बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको रिकमेंड करते हैं कि ये दवा देनी चाहिए और ये दवा नहीं देनी चाहिए। इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, कुछ भी अभी बहुत क्लियर नहीं है, बट जितनी भी हैं एविडेंस बेस्ड हम लोग कर रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। इसमें बिल्कुल दो मत नहीं है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। अब बात हमारी आती है कोरोना क्योर होने के बाद जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं बहुत सारी परेशानियों के साथ आ रहे हैं, जिसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम में अगर बोलूं तो उसको क्लासिफाई कर सकते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। जी। कोरोना के बाद से जो तकलीफ़ें हैं उनको मैंने एक साथ कर दिया, उसको बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम।
और अगर मैं पॉइंट वाइज अगर बात करूं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। पेशेंट आते हैं हमारे पास, सर हमारे को बहुत खांसी रह रही है, अभी भी थकान बहुत ज़्यादा रह रहा है, उसको बोलते हैं पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम। जो थकान है वो थकान फटीग सिंड्रोम है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं उनको एमायोट्रोफी भी हो रही है, कहने का मतलब मसल लॉस है, सार्कोपीनिया हो रहा है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो रहे हैं, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। एक एक करके मैं क्रमशः आते जाऊंगा, इन चीज़ों पर आते जाऊंगा कि कैसे इसको दूर करना है, कैसे इससे निजात पानी है हमें। लेकिन अभी मैं क्रमशः आपको बता दूं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे पेशेंट आ रहे कह करके कि सर हमारे को सांस की फिर भी दिक्कत बनी रह रही है, उसको बोलते हैं पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। उनके फेफड़े में फाइब्रोसिस हो रहा है जिसकी वजह से उनको सांस की तकलीफ हो रही है और कफ बना रह रहा है। तीसरी चीज़ है, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं एब्डोमिनल फुलनेस के, कहते हैं कि पेट बहुत फूला फूला रहता है जी, लैट्रिन साफ नहीं होता है, वो ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो रही है, क्योंकि जो दवाइयाँ दी जा रही हैं ऑब्वियसली गैस्ट्राइटिस करेंगे। उसमें हमारी जो स्टेरॉइड जो दे रहे हैं उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दवाई को ये कह रहा हूँ कि नहीं देना है, जहाँ रिकमेंडेशन है वहाँ हमें देना है। डेफिनेटली हर ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट हमें दोनों को बैलेंस करके देखना होता है कि जो हम दवाई दे रहे हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा है या उसका नुकसान ज़्यादा है। हमें बेनिफिट ज़्यादा लगता है पेशेंट के फेवर के लिए तो हम उसको देते हैं, ठीक है। उसकी साइड इफ़ेक्ट होती है, उसको भी ओवरकम करने के लिए हमारे पास तरीके हैं, हम उसको करते हैं और उस प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट करते हैं। तीसरी चीज़, बहुत सारे बाकी अगली अगर पॉइंट में बोलूँ तो डिप्रेशन, बहुत सारे पेशेंट डिप्रेशन में आ रहे हैं जी। सर मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, जबकि उनको सिम्टम्स काफ़ी कम हो चुके हैं, तकलीफ काफ़ी कम हो चुकी है, फिर भी उनको इस तरह का भय बना रह रहा है। कुछ पेशेंट तो ऐसे आ रहे हैं सर मेरे को पाल्पिटेशन हो रही है, ऊंची आवाज़ सुन करके कोई एकाएक अगर दरवाज़ा खोलता है, दरवाजे की आवाज़ सुन करके मेरी धड़कन बढ़ जा रही है, मेरे को घबराहट हो रही है, ये डिप्रेसिव इलनेस है पोस्ट कोविड। ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट सिम्टम्स में से हमारे पेशेंट्स को आ रहे हैं। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं तो उसके बाद ऑब्वियसली पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, ये भी पोस्ट कोविड में हो रहा है। हो सकता है इसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो कि हार्ट के जो मसल्स हैं उसमें सूजन आ रही है, प्रोबेबली उसकी वजह से, बिल्कुल नॉर्मल लेमैन की भाषा में यूज़ कर रहा हूँ, उसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। कुछ कंपोनेंट कुछ पेशेंट्स में मायोकार्डाइटिस हो रहा है जिसकी वजह से पाल्पिटेशन हो रहे हैं। बाकी अगली चीज़ अगर मैं बोलूँ तो नसों में कमजोरी हो रही है, उनको झंझनाहट हो रही है, पैर में झंझनाहट, हाथ में झंझनाहट, ये न्यूरोपैथी बोलते हैं मेडिकल भाषा जो, ये न्यूरोपैथी के शिकायत के साथ भी आ रहे हैं। कुछ जो बच्चे हैं जिनमें बहुत ही अभी मतलब अगर मैं बोलूं तो इस टाइम का सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली चीज़ है जो बच्चों में देखी जा रही है, बिल्कुल कोरोना वाले सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं बच्चे, और उनमें मल्टी सिस्टम ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। उनमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, लीवर का इन्वॉल्वमेंट है, फेफड़ा का इन्वॉल्वमेंट है, किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, सारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और उसको हम बोलते रहे हैं कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, ये बच्चों में हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक है और बहुत ही फेटल बीमारी है ये। अभी तक मैं पेडियाट्रिशियन नहीं हूँ, लेकिन जो पेडियाट्रिशियन का कंसर्न है इसके लिए काफ़ी कंसर्न रख रहे हैं कि ऐसी जो आ रही हैं उसमें काफ़ी फर्टिलिटी हो रही है, बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये जो सर पोस्ट कोविड सिम्टम जो सामने आए हैं सर, इसके लिए तो दवा तो लेना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। कुछ दवाइयाँ ज़रूर हैं उनको देनी है, कुछ चीज़ें जो है अपनी जो डाइट है, डाइट को भी मॉडिफाई करना है, डाइट को भी इम्प्रूव करना है, मेडिकेशंस भी हैं। जैसे अगर मैं पहली बार बोलूं कि पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम, अब फटीग सिंड्रोम में थकान रहेगा, पेशेंट को सुस्ती बनी रहेगी, ये 2 दिन 3 दिन में रिकवर होने वाली चीज़ नहीं रह रही है। कई बार पेशेंट्स को 1-1 महीने लग जा रहे हैं। इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, हाई प्रोटीन डाइट लें, प्रोटीन रिच डाइट, कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, काफ़ी पानी लेने हैं क्योंकि डिहाइड्रेटेड भी रहते हैं पेशेंट्स। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो उसमें डिहाइड्रेशन होता है, और उसी तरह से इस फीवर में भी डिहाइड्रेशन रहता है, तो पेशेंट को पानी ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। प्लस फटीगेबिलिटी को दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वो ले रहे हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फ्रूट्स लेना है, प्रॉपर मील लेना बहुत ज़रूरी है, डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, बट हमें पेशेंस रखना होगा।
इन दवाइयों के बावजूद भी अगर हम चाहें कि 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो नहीं होता है। किसी किसी मरीज़ में 3-3 महीने ले लेता है। तो हमें पेशेंस रखना है, बिल्कुल ठीक होगा। अगर दूसरी बात करें डिप्रेशन की, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली पाल्पिटेशन के लिए भी हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ रही है। टैकीकार्डिया हो रहा है, कई बार हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है। पेशेंट को एश्योर करना ज़रूरी है। एश्योरेंस के बाद अगर सेटल हो गया तो बिल्कुल ठीक है। अगर एश्योरेंस के बावजूद भी पेशेंट को परसिस्टेंटली कंप्लेन रह रहा है तो एंटी एंग्जाइटी के साथ साथ हमें टैकीकार्डिया कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन देनी पड़ रही है, कुछ दिनों के लिए देनी पड़ रही है। फेफड़े में जो फाइब्रोसिस बन रहे हैं, फाइब्रोसिस के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स, अभी मैं बोला ना कि जो दवाइयां हैं बिल्कुल किसी भी मेडिसिन का क्लास 1 रिकमेंडेशन अभी तक नहीं है। और सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो सारी दवाइयां अभी तक मैं बोलूं, सारी दवाइयां हम लोग जितने भी दे रहे हैं सिम्टोमेटिक दे रहे हैं और सिम्टोमेटिक के साथ ही पेशेंट काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। फाइब्रोसिस है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रही है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस को रोकने उसका कारण जो है हाइपोक्सीमिया हो रहा है। हाइपोक्सीमिया की वजह से हो रहा है। हाइपोक्सीमिया का कारण है कि खून की जो पतली पतली नाड़ियां हैं फेफड़े में उनमें थक्का जम जा रहा है। उस थक्का को नहीं जमने दें, उसके लिए दवाई दे रहे हैं हम। वो थक्का नहीं जमने दें, उसके लिए दवाइयाँ दे रहे हैं। उससे थ्रोम्बोएम्बोलाई नहीं बनेंगे, थ्रोम्बोसिस नहीं होगा, हाइपोक्सीमिया ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो फाइब्रोसिस के चांसेस कम रहेंगे। कुछ ऐसे अगर मैं बोलूँ तो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, एक्सपर्टीज़ का रिकमेंडेशंस आ रहा है कि हमें स्टेरॉइड और एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स जो हैं 3 वीक्स तक भी देने का रिकमेंडेशन आ रहे हैं। रिकवरी के बाद भी 3 हफ्ते तक इसको देने का रिकमेंडेशन है ताकि पेशेंट्स को थ्रोम्बोसिस नहीं हो। तो हमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस को रोकने के लिए कुछ एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स भी दे रहे हैं। मुझे नहीं पता अभी तक इसका रिकमेंडेशन कितना बना है, बट कहीं कहीं पे एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग प्रीफर किया जा रहा है, जैसे परफेनिडोन, निंटानिब, ये दवाइयाँ दी जा रही हैं। हम अपने सेटअप पे इवन लास्ट ईयर तक भी हम लोगों ने नहीं दिया था, इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और अभी भी नहीं दे रहे हैं। और मैं बताऊं, अगर मैं सिवान में बैठा हूं जबकि बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस बीच हॉस्पिटल बंद था, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैंने 400 से 500 मरीज कोविड के सिर्फ देखे हैं, जिनमें अभी तक मुझे मेरे पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशन नहीं मिले हैं। और आपको सच्चाई बताऊं तो अभी तक ऐसे कोई मरीज नहीं है जिसको मैंने एंटीवायरल ड्रग भी दिया हो, फेविफ्लू दिया हो। इस साल, लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस साल मैंने किसी भी मरीज को फेविफ्लू नहीं दिया है, फेविपिराविर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, रेमडेसिविर नहीं दिया है, टोस्लीजुमैब नहीं दिया है, इंटरल्यूकिन साइटोकाइन स्टॉर्म को प्रिवेंट करने के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं दी है। फिर भी हमारे सारे मरीज बचे हैं, यहाँ से हमारे हॉस्पिटल से सारे मरीज बचे हैं। जिनको मैंने मेडिसिन घर पे लिख के भेजी हुई हैं, जिनका स्कोर 18-20 तक जिनके डेटा है मेरे पास, वैसे मरीज भी घर पे रिकवर हो गए हैं। बट उनको सारी मेडिकेशंस के साथ वो रिकवर हो गए हैं। तो अभी तक मैं कह रहा था कि एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स हमने नहीं दिया है, अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। 1.5-2 महीने मिल गए, हो सकता है आगे आए, मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तो नहीं मिला है मुझे। तो एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स रिकमेंडेशन है, हम लोग नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट की मैंने बात कर ली है, एंटी एंग्जाइटी देना है। मायोकार्डाइटिस के लिए कोई अभी हम दवाई नहीं दे रहे हैं। डेफिनेटली गैस्ट्राइटिस हो रही है तो उसके लिए ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, बेस्ट ड्रग पेंटाप्राजोल वो दे रहे हैं, या एंटासिड्स की ज़रूरत पड़ रही है तो एंटासिड्स दे रहे हैं। कई बार हमें प्री प्रोबायोटिक्स भी देने की, गट फ्लोरा अल्टर्ड हो जाने की वजह से प्री प्रोबायोटिक्स जो बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, वो भी दे रहे हैं, हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं, और जिससे पेशेंट्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। 2 से 3 दिन के बाद उनका जो एब्डोमिनल अपसेट है वो बिल्कुल ठीक रह रहा है, तो वो हम दे रहे हैं। न्यूरोपैथी, एसएच न्यूरोपैथी के लिए कोई नहीं, एश्योरेंस हम लोग कर रहे हैं, और कोई ना कोई मल्टीविटामिन देने की जरूरत पड़ी, एसएच हम लोग जिंकोनिया दे, जिंक दे ही रहे हैं, विटामिन सी दे रहे हैं, साथ में उनको बी कॉम्प्लेक्सेस ऐड कर रहे हैं, ताकि अगर इन केस कुछ भी न्यूरोपैथी है तो उसके साथ कुछ रिकवरी होगा। अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ रिवर्ट हो जा रही हैं। जैसे मैंने बताया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कह रहे हैं कुछ लोग कि विदिन 3 मंथ्स स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जा रहा है, होने के बावजूद भी कहीं कहीं का स्टडी ऐसा आ रहा है कि 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक जो फाइब्रोसिस हुआ रह रहा है वो फाइब्रोसिस रिकवर्ड हो जा रहा है। तो हमें उसके लिए भी अभी बहुत एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारा सेटअप इतना बड़ा नहीं है, मैं उस सेटअप से भी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे बड़े सेटअप हैं वहाँ पे ट्रायल चल रहे हैं, आगे ट्रायल में क्या आता है वेट करेंगे, देखेंगे, जैसा आएगा फिर उसके अकॉर्डिंगली वैसे बात करेंगे।
फेफड़े के संक्रमण को लेकर के जो हम लोग एहतियात के तौर पर उपयोग कर रहे थे, काढ़ा का, ये उसके बाद भाप लेने का, तो ये सब प्रक्रिया भी अभी चलना चाहिए कुछ दिन तक पेशेंट के क्योर होने के बाद भी। मैं किसी साइंस को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदा, ना होम्योपैथी। यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। काढ़ा कितना सिग्निफिकेंट है, काढ़ा में कौन सा केमिकल होता है, काढ़ा किस ऑर्गन पे कितना काम करता है, तो मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहूँगा। उसके लिए एक्सपर्ट अगर आयुर्वेद वाले होंगे तो उसके लिए ज़रूर वो एडवाइस करेंगे, उनके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होगा जिसके लिए एडवाइस करेंगे। हाँ, स्टीम इनहेलेशन अच्छी चीज़ है, कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, इवन हमारी एलोपैथी में भी हम स्टीम इनहेलेशन के लिए एडवाइस करते हैं। 2-3 डिजीजेज हैं, साइनोसाइटिस हुआ, कोई भी मैक्सिलरी साइनोसाइटिस होता है उसके लिए करते हैं, इवन गागल के लिए भी करते हैं कि अगर फेरिंजाइटिस है, स्वेलिंग है, तो उसके लिए हम भी एडवाइस करा करते हैं। बट काढ़ा का रिकमेंडेशन के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ काढ़ा कितना इफेक्टिव है। इसके लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनसे मैं बोलूँगा कि उनसे राय लिया जाए इस पर। जो पेशेंट हमारे पास बहुत पैनिक होकर के आ रहे हैं, पेशेंट बिल्कुल क्लिनिकली इम्प्रूव हो जा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से किसी ने उसको एडवाइस दे दिया भैया एक बार आप अपना RT-PCR करा लो। वो बंदा जाता है RT-PCR कराता है, पहला RT-PCR नेगेटिव आ गया, फिर किसी ने एडवाइस कर दिया, फिर दोबारा करता है, दोबारा RT-PCR पॉजिटिव आ गया। वो बहुत पैनिक होकर के मेरे पास आता है, सर एक बार तो नेगेटिव आ गया, दूसरा बार पॉजिटिव हो गया। मैं ऐसे मरीज़ के लिए बोलना चाहूँगा, आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें या RT-PCR के बारे में आप ना पढ़ें। आप क्लिनिकली बेटर हैं, आप बेटर हो गए हैं, आपकी बीमारी ख़त्म हो चुकी है। RT-PCR पॉजिटिव आ सकता है 3 महीने तक, 120 डेज तक। क्यों? ये डेड वायरसेस हैं, डेड RNA वायरसेस हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जाकर के पड़े हुए हैं। जब भी हम स्वैब लेते हैं तो वहाँ से अगर सेल्स आते हैं वो पॉजिटिव आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे में एक्टिव डिजीज़ है, इसका मतलब ये है कि वो 3 महीने तक आ सकता है पॉजिटिव, कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव आ सकता है। कभी नेगेटिव क्यों आ सकता है? क्योंकि जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी 64% है। अगर कॉमन भाषा में मैं बोलूं तो 100 एक्चुअल डिजीज लोग जो हैं जिनको कोरोना की बीमारी है, अगर उनमें हम टेस्ट ये करते हैं तो 64 लोगों को ही सिर्फ ये बता पाएगा कि इनमें बीमारी है, मतलब उनमें RT-PCR पॉजिटिव आएगा। 34 लोगों में वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी 64% है, तो उसमें फॉल्सली नेगेटिव आएगा, जबकि एक्चुअल में डिजीज है फिर भी फॉल्सली नेगेटिव आएगा। तो उस पॉइंट को लेकर कभी पैनिक ना हो कि सर अभी भी पॉजिटिव है, क्या करना चाहिए। इसी को दूर करने के लिए CT साइकिल बना हुआ हमारे RT-PCR के लिए। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यही बोलूँगा कि अगर आपको क्लिनिकली ठीक लग रहे हैं, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रही है, तो RT-PCR की पॉजिटिव दोबारा पॉजिटिव आने पर पैनिक ना हो, पेशेंस रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर रेडियो सनई से बात करने के लिए। अभी आप डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह को सुन रहे थे कि कोरोना से क्योर होने के बाद कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं, उसके लिए क्या इलाज है और कैसे मरीज को मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त किया जाए। इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुमूल्य सुझाव हम रेडियो सनई के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। धन्यवाद।